हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 107। अनकहा दर्द और बेस पर धमाका। दिल्ली यूनिवर्सिटी विक्की और आकांक्षा कैंपस में चल रहे थे। विक्की ने सिर झुकाकर आकांक्षा की तरफ देखा। दिल्ली लॉकर रूम से निकलने के बाद से ही आकांक्षा ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो लड़की जो हमेशा खरगोश की तरह इधर उधर कूदती रहती थी और उसे परेशान करती थी, उसे इतना चुप देखकर अब विक्की को झुंझलाहट होने लगी थी। उसने पूछा, क्या कोई परेशानी है? तुमने वहां से आने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा है। आकांक्षा ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा नहीं है ना? यह सुनते ही विक्की को गुस्सा आ गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे आकांक्षा की कांपती आवाज सुनाई दी। मेरे भी मम्मी पापा नहीं है। वो सामान उस लॉकर में उन्होंने मेरे लिए ही छोड़ा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे चेक करूं। मेरी हिम्मत मेरे पास नहीं है। मेरे डॉक्टर साहब, अगर वो मेरे साथ होते तो मेरा सिर थपथपाकर मेरा हाथ पकड़कर बैठते। उनके साथ होने मात्र से मेरे दिल का सारा डर और दर्द खत्म हो जाता। इंग्लैंड, पोस्टमार्टम और तबाही। उधर इंग्लैंड के बेस पर ग्रे की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़ों पर मांस के लोथरे और खून लगा था। 2 लाशों का सफलतापूर्वक पोस्टमार्टम करने के बाद उसे काफी जरूरी जानकारी मिल गई थी, पर जब उसने तीसरी बॉडी पर उसी आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया तो वो आदमी बीच में ही मर गया। उसके मरते ही उसकी बॉडी में लगा बम एक्टिवेट हो गया और जोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा कमरा मांस के टुकड़ों और खून की दुर्गंध से भर गया था। विपिन, मुरैन, नीना, नकुल, तरुण और आलिया उसे देख रहे थे। आलिया, जो अभी अभी एक मिशन से लौटी थी, उसे पिछली बातों की जानकारी नहीं थी। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? नीना ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और कहा, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। ग्रे, तुम पहले जाओ और अच्छे से नहा कर आओ। ग्रे ने मुंह बनाया और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करते हुए वहां से चला गया। आलिया को छोड़कर सब एक दूसरे को देख रहे थे। ग्रुप का हर एक सदस्य जानता था कि आलिया शुरुआत से ही श्लोक को पसंद करती है और उसे लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। इसीलिए विपिन ने पहले ही सबको हिदायत दे दी थी कि आलिया को आकांक्षा के बारे में कुछ भी न बताया जाए। अनकहा सच और एक खतरनाक लोकेशन। श्लोक अपने कमरे में माथे पर हाथ रखकर बैठा था और ढलते सूरज को देख रहा था। उसका दिल काफी बेचैन था। आखिरकार हार मानकर उसने एक नंबर डायल कर दिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुई, श्लोक को एक धीमी आवाज सुनाई दी। आपने फोन किया श्लोक? तुरंत उठकर खड़ा हो गया और आंखें सिकोड़ कर पूछा, तुम रो रही थी? आकांक्षा ने हैरान होकर अपने फोन की तरफ देखा। इस समय वो कॉलेज ग्राउंड में बैठी थी। श्लोक ने फिर से कड़क आवाज में कहा, मैंने पूछा तुम क्यों रो रही थी, जल्दी बताओ। आकांक्षा ने बात टालने की कोशिश की। बस आपकी याद आ रही है, श्लोक ने अपनी मुट्ठियां भिजते हुए गुस्से में कहा। आकांक्षा, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे सच बताओ। वो जानता था कि वो सिर्फ याद करके नहीं रो रही है। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया क्या? तुम किसी मुसीबत में हो? आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली। वो इस इंसान से कुछ नहीं छुपा सकती थी। उसने कहा, मुझे मम्मी पापा का कुछ सामान मिला है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे खोल कर देखूं। बहुत डर लग रहा है। जब भी कोशिश करती हूं, हाथ कांपने लगते हैं। श्लोक ये सुनकर हैरान था। वो पूछना चाहता था कि उसे वो सामान मिला कहां से, क्योंकि जहां तक उसे पता था, संजय अरोड़ा ने उनके परिवार का सारा नामो निशान मिटा दिया था। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि आकांक्षा की आवाज आई, डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं ना? श्लोक होश में आया और नरमी से बोला, मैं हूं ना। तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम अकेली हो? वो तुम्हारे मम्मी पापा की यादें हैं, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए।
जरूरी नहीं कि हर याद सिर्फ दर्द ही दे। श्लोक की बातों ने आकांक्षा को काफी हद तक शांत कर दिया था। कैंपस में खलबली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आकांक्षा अब मुस्कुराते हुए अपना बैग लेकर क्लास की तरफ चल दी। इधर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बीच विक्की काफी परेशान था। उसने अपने ग्रुप के लोगों से पूछा, क्या तुम में से किसी की प्रिया से बात हुई? रॉकी ने कहा, वो तो कल तुम्हारे साथ ही गई थी ना। वो ऐसा कभी नहीं करती। अगर वो कॉलेज नहीं आ रही होती तो जरूर किसी को मैसेज या कॉल कर देती। विक्की के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रिया के नंबर को ट्रेस करने लगा। जैसे ही स्क्रीन पर लोकेशन दिखाई दी, विक्की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और पागलों की तरह दौड़कर वहां से निकल गया। बाकी सब उसे हैरान होकर देखते रह गए। विश्वासघात और पिता का क्रोध। मैरिज ब्यूरो प्रिया अपनी आंखें फाड़े उस सरकारी बिल्डिंग को देख रही थी। उसने मुड़कर लक्ष्य की तरफ देखा और अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? लक्ष्य ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए बोला, प्रियो, तुम कितनी बुद्धू हो। तुम्हें नहीं पता कि लोग यहां क्यों आते हैं? इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो मुड़ी और सामने खड़े लोगों को देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। अगर लक्ष्य ने उसे संभाला ना होता तो वो पक्का जमीन पर गिर जाती। एक हैंडसम लड़का और उसके साथ एक सुंदर लड़की प्रिया के सामने आकर खड़े हो गए। लड़के के चेहरे पर पछतावा था, जबकि लड़की काफी घमंडी दिख रही थी। लड़के ने आगे बढ़कर कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं रचना से प्यार करता हूं और आज हमने शादी कर ली है। मैं तुमसे कल यही बात करना चाहता था। रचना ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखा और तिरस्कार से कहा, राज, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी सगाई कराई थी? उसकी आंखों में प्रिया के लिए नफरत साफ झलक रही थी। लक्ष्य का पलटवार और राज का इल्जाम। लक्ष्य ने प्रिया को अपनी तरफ और मजबूती से खींचा और राज की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें तुम्हारा यूजलेस मंगेतर मिल गया। अब तुम जा सकती हो। रचना की नजर लक्ष्य पर गई और उसे देखकर उसे जलन होने लगी, क्योंकि लक्ष्य राज से कहीं ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। राज की नजर भी लक्ष्य पर पड़ी और वो हैरानी से प्रिया को देखने लगा। उसने पूछा, प्रिया, ये कौन है? लक्ष्य ने तपाक से जवाब दिया, इसका होने वाला पति। राज के होठों पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने प्रिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तो तुम पहले से ही मुझे धोखा दे रही थी? प्रिया अभी तक सदमे में थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो खाली आंखों से राज को देख रही थी। लक्ष्य के जाने के बाद राज ही वो इंसान था जिसने उसे दुख से बाहर निकाला था, और आज उसी ने उसे इस तरह धोखा दिया। ये सच वो सह नहीं पा रही थी। उसने खुद को संभाला और राज की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो क्या वफादारी का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा था क्या? ये सब सिर्फ तुम कर सकते हो पिता का न्याय। इससे पहले कि राज कुछ कह पाता, हवा में एक हाथ लहराया और राज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सामने एक 50 साल के बुजुर्ग इंसान गुस्से में खड़े थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा परिवार हमारे घर भीख मांगते हुए आया था कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करें, पर तुम मेरी प्रिया के लायक ही नहीं हो। वे प्रिया के पिता थे जो अपनी बेटी के सम्मान के लिए वहां खड़े थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।